हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है ये आपको बीकॉम में, एमकॉम में, सीए, सीएमए एंड यूजीसी नेट कॉमर्स में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। तो बिना देर करते हुए चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो मैंने लिखा हुआ है वो है एक सिंपल सा डेफिनेशन। आपको और भी अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे इसके, और भी अलग अलग राइटर्स के डेफिनेशन मिलेंगे। बुक्स अगर आप अलग बुक फॉलो करोगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब ये जो लिखा हुआ है इसे अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट कि एक कंपनी है, ए कंपनी। ओके, ए कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट डी। ओके, कोई प्रोडक्ट डी है उसे वो मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर करती है तो उसे ज़रूरत पड़ती है मशीनरी की। उसके पास मशीनरी है, बहुत सारे मशीन है। उसमें से एक मशीन जो है ये कुछ टाइम हो चुका है और पुरानी हो चुकी है ये मशीन, तो इसे ये रिप्लेस करने के सोच रहे हैं। तो देखिए, अगर मशीन के पुरानी हो गई है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, रिपेयर या न्यू परचेज। ओके, रिपेयर कर सकते हैं या फिर नई मशीन परचेज कर सकते हैं। अगर रिपेयर से उनका काम चल रहा है तो वो अपना रिपेयर करा के मशीन को चला सकते हैं, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि नहीं, न्यू मशीन खरीदना ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, तो यहाँ पर अब आता है कैपिटल बजटिंग। जब कंपनी न्यू एसेट खरीदने की सोचती है, ठीक है, तो इसमें क्या ज़रूरत होता है? सबसे पहले ज़रूरत होता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इसमें बहुत पैसा लगता है, क्योंकि मशीन जो है आपको 2-3 रुपए में तो मिलेगी नहीं, वो करोड़ों में मशीन मिलती है, लाखों में मिलती है, तो वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले कंपनी को ज़रूरत होती है पैसे की। ठीक है, अब यहाँ से काम शुरू होता है फाइनेंस मैनेजर का। ओके, यहाँ से काम शुरू होता है फाइनेंस मैनेजर का। वो पहले तो ये देखेंगे, कंपनी में ये देखेगा मैनेजर कि क्या ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास इतना फंड पड़ा हुआ है जिसका ये यूज़ करके न्यू मशीन खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, मशीन खरीदना है अगर, तो हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए, या अगर ज़्यादा पैसा भी है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम ये पैसा अगर न्यू मशीन को ख़रीदने में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कोई और प्रोजेक्ट जो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो हमारा हाथ से चला जाएगा। यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। तो बहुत सोच समझ करके ये देखना है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं न्यू मशीन ख़रीदने में, तो वो पैसा हमारे पास वो इस चीज़ के लिए है या नहीं है। क्या हम न्यू मशीन ख़रीदने के लिए हमारे पास बराबर फंड है या नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फ़ंड भी है हमारे पास, ठीक है, हमने फ़ंड हमारे पास है, हम न्यू मशीन खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट काम तो हो गया हमारा। अब सेकंड काम क्या है कि क्या ये देखना है कि ये जो फंड हमने लगाया है वो रिकवर कितने टाइम पीरियड में होगा। ये रिकवर कितने टाइम पीरियड में होगा। जितना कम टाइम लगेगा पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने में, उतना बढ़िया है। जैसे मान लीजिए अगर आप 5,000 लगाते हैं किसी भी काम में, प्रोजेक्ट में, ठीक है, और आपको विदिन 6 मंथ ही आपको वो 5,000 वापस आपका रिकवर हो गया है, यानी आपने उससे इतना कमाई किया कि आपका 5,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ गया है, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा कि कम से कम समय में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके हाथ में आ गया है। यानी आपने जितना भी खर्च किया है प्रोजेक्ट में वो पैसा आपने कमा करके अपने पास रख लिया है। तो ये देखना है कि कम से कम टाइम पीरियड में ये जो फंड है ये रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड क्या देखना है कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न देखिए, अब रिटर्न मिल रहा है, अभी तो हमने
परचेस किया ही नहीं है मशीन, तो रिटर्न का बात कहाँ से आया? तो रिटर्न क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम इस न्यू मशीन को ख़रीदते हैं और इससे अगर हम काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करके जब सेल करते हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है और हमारा सेल अच्छा होता है तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है? अगर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो हम न्यू मशीन ख़रीदने का सोचेंगे। लेकिन अगर हमारा न्यू मशीन ख़रीदने के बाद भी प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम रहा तो हम क्यों मशीन खरीदेंगे? हम रिपेयर करवा लेंगे, है ना। तो यहाँ ये देखना है कि हमारे पास फर्स्ट क्या फंड है या नहीं है, क्या ये प्रॉफिटेबल हमारे लिए होगा कि नहीं न्यू मशीन खरीदने के लिए। सेकेंडली, कितने टाइम पीरियड में ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। और थर्ड क्या है, हमें रिटर्न कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये तीनों चीज़ डिसाइड करने के बाद ही फाइनेंस मैनेजर फाइनल करेगा कि हमें ये न्यू मशीन परचेज करनी है या नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये क्या आपका हुआ? ये हुआ जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। कंपनी के पास ये सिचुएशन क्रिएट हुई ना कि उसे मशीन खरीदने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ से लेकर जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट से लेकर के मशीन खरीदने के बीच में, मशीन परचेज करने के बीच में ये जो भी प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, ठीक है। मशीन लेना है या नहीं लेना है उसका जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, जो प्रोसेस हम जो यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि हमें मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ओके, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहा है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, ठीक है। ये प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेने के लिए। किस एसेट में? देखिए लॉन्ग टर्म एसेट में। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कैपिटल बजटिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए ही होता है, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग हमें यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या ज़रूरत है कैपिटल बजटिंग की, क्यों हम करते हैं कैपिटल बजटिंग। तो नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीज़न, ठीक है। ये 5 कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के नीड है। फर्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। मान लीजिए कि फर्म जो कंपनी है या फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहती है। मान लीजिए पहले वो 5000 पेन बनाती थी, अब वो 10,000 पेन बनाना चाहती है, ठीक है। तो अगर वो 10,000 पेन बनाना चाहती है तो ऑब्वियस है कि उसे और मशीन की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसे एडिशनल फंड चाहिए होंगे ना, जिससे कि वो और फिक्स्ड एसेट परचेज करे, तभी तो वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाएगी। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या ज़रूरत होगी, अगर आपको फर्म को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो उसे एडिशनल फंड की ज़रूरत होगी ताकि वो फिक्स्ड एसेट खरीद सके, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड एसेट जब खरीदने की बात होती है तो उस समय कैपिटल बजटिंग डिसीज़न की ज़रूरत होता है, क्योंकि जहाँ लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात होगी वहाँ कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, सेकंड है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होती है? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया कि कंपनी में मशीन होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो टाइम के साथ पुराने होते हैं या फिर अगर न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। जैसे अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमें देखना है कि क्या रिनोवेशन या मॉडर्नाइजेशन से हमारा काम चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर हमें ज़रूरत होगी कि हम उस मशीन को या इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दें। अगर हमारा पुराना से काम नहीं चलेगा तो उसे क्या करना होगा, हटाना होगा। हमें न्यू मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी, न्यू इक्विपमेंट परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है।
अभी जैसे कार का एग्जांपल लीजिए, अभी जो हाल में जो कार जो था, जो उसमें बहुत सारे नियम कानून हुए कि अगर वो 15 साल पुरानी कार है और वो चल रही है, उसे आपको हटाना होगा, न्यू कार आपको लेनी होगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जिसके पास वो पुरानी कार थी वो क्या करेगा, उस पुरानी कार को या तो अपने घर में रखेगा या उसे बेच देगा और वो नई कार खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। ओके, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आपने मान लीजिए आप साबुन का मैन्युफैक्चर करता है, एक कंपनी साबुन का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, वो उसका लाइन है, वो उसका प्रोडक्ट लाइन है, वो प्रोडक्शन क्या करता है, साबुन का। ठीक है, अब वो देखता है कि वो चाह रहा है कि वो अपने जो प्रोडक्शन लाइन में एक और प्रोडक्ट को ऐड करे, वो शैम्पू भी बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट लाइन में भी एंटर करना चाह रहा है तो उसे पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो साबुन का एक साबुन के में अपना उसका पैसा तो लग ही रहा साबुन को प्रोडक्शन करने में। अब सेकंड वो न्यू एक और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना चाह रहा है शैम्पू में, तो उसके लिए भी उसे फंड की ज़रूरत होगी, उसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, उसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसे मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भी उसे फ़ंड चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन जब होता है, जब वो अपने प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट को ऐड करना चाह रहा है और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना चाह रहा है अगर कंपनी, तो वहाँ भी कैपिटल बजटिंग डिसीज़न लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इस तरह का जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट आपका ब्लॉक होता है, उस काम में आपका बहुत पैसा लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सोच समझ के ये डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपका पैसा फंस गया तो देखिए, अगर वो फेलियर होता है, अगर वो काम आपका सक्सेस नहीं होता है, तो आपके कंपनी में इफ़ेक्ट बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कि आप बैंकरप्ट भी हो जाए, आप दिवालिया भी हो जाए। ठीक है, आपके पास इतने भी पैसे नहीं रहे कि आप बाकी काम कर सकें। तो इस तरह के जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट जिस काम में रिलेटेड होते हैं, जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, उस काम को बहुत ही सोच समझ करके डिसाइड करके ही करना चाहिए। ओके, इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टर्म है बाई और लीज। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, या तो आप किसी चीज़ को ख़रीद लीजिए या आप उसे लीज़ पे ले लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी फर्म जो होते हैं, जो फिनेंशियल मैनेजर होते हैं, उनके सामने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना होता है कि क्या वो इक्विपमेंट या बिल्डिंग या मशीनरी को वो लीज़ पे ले या फिर ख़रीद ले। देखिए, अब यहाँ दो तरह के सिचुएशन होंगे। अगर वो एसेट को लीज़ पे लेते हैं तो उनको या तो एनुअली या मंथली कुछ पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, और अगर एसेट परचेज़ करते हैं तो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा बड़ा फंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको फिर कोई फर्दर पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ भी इस तरह का भी जब सिचुएशन क्रिएट होता है, तब भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या बाई करना सही है या फिर लीज़ पे लेना सही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ लीज़ पे लेना ज़्यादा सही होता है बाई करने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, अभी का जो दौर है 21st सेंचुरी है, इसमें क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है वो बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जा रहा है न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में हमेशा लॉन्च होते रहते हैं। किसी की देखिए क्या होता है कि इंसान की ज़रूरतें बढ़ते जा रही हैं, उसी के हिसाब से न्यू प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। तो जब न्यू प्रोडक्ट बनते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, सपोज दैट हमारा मोबाइल फ़ोन है, अब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अब क्या हो रहा है कि जब इसमें हमें लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, वो इम्प्रूवमेंट होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू होगा। तो जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि और मेरे प्रोडक्ट में और ज़्यादा रिसर्च हो कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और नया ला सकते हैं हम, और क्या नया कर सकते हैं, तो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फ़ंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट को ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कैन बी इम्प्रूव बाय एप्लीकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक. New technology can be borrowed or developed in laboratories. There is greater need of fund for continuous research and development of new technology for future benefit और रिटर्न फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट. यहाँ क्या लिख रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी या तो हम बोरो कर सकते हैं या फिर उसे हम बना सकते हैं लेबोरेटरीज़ में. ठीक है, अगर हम किसी न्यू टेक्नोलॉजी को बनाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है. और देखिए कंटिन्यूअस, अगर आपको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू करना है तो आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि देखिए अगर आपको फ्यूचर में बेनिफिट चाहिए तो आपको इनिशियली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा. जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें देखिएगा एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे और अच्छा बनाया जा सके. आप खुद ही देखिए कि एक फ़ोन आता है, ठीक उसके बाद ठीक अगला फ़ोन आता है, और जब भी दूसरा फ़ोन आता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ वो फ़ोन आता है. इसका मतलब क्या है, उस पर रिसर्च चल रही है. क्यों नहीं है, वो फ़ोन तो चलना चाहिए था ना, उस फ़ोन को तो जैसा है ठीक है, अगर ठीक है तो वही फ़ोन मार्केट में रहना चाहिए. बट कंटिन्यूसली न्यू फ़ोन आते रहते हैं और कुछ कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं. ठीक है, अगर आप ऐप की बात कर लीजिए, अभी हम लोग बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं फ़ोन में, बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं, तो देखिए ऐप को हमेशा अपडेट करता है, बोलता है आप अपडेट करिए. अपडेट करने से क्या होता है, कुछ न्यू उसमें कुछ न्यू चेंजेस होते हैं. तो वो न्यू चेंजेस कहाँ से होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो रिसर्च करता है उस अपने प्रोडक्शन पे, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे अपना रिसर्च करता है. तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक नई न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, होप सो आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. देखिए फर्म के हिसाब से नीड भी होते हैं, अलग अलग फर्म का अलग अलग नीड एंड अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. ये कुछ बेसिक्स से नीड मैंने बताए हैं, और भी नीड्स हो सकते हैं, वो फर्म पे, कंपनी पे, इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं. ठीक, नेक्स्ट हमें आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. प्रोसेस क्या है, अभी हमने जो पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग का क्या होता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि ये कैसे होता है, कैसे स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर होता है. तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट. देखिए जब आपको प्रोजेक्ट नज़र आएगा, जब आपको नीड पड़ेगी, आपको ज़रूरत होगी, तभी तो आप कैपिटल बजटिंग के बारे में सोचेंगे. अगर आपका काम सही से चल रहा तो आप क्यों सोचोगे. अगर आपका मशीन बिल्कुल ठीक है तो आप न्यू मशीन लेने का सोचोगे ही नहीं. अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे ही नहीं. अगर आपको न्यू प्रोडक्ट लाइन में जाना ही नहीं है तो आपको कैपिटल बजटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन होता क्या है कि जो कंपनीज़ होती है वो उन्हें हमेशा जो है मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते रहती है इन्वेस्टमेंट की. ठीक है, तो वहाँ से प्रोजेक्ट का जनरेशन होता है. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी चाहती है कि वो अपना एम्प्लॉय का एक्सपेंशन करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करे. तो अगर एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो वहाँ भी पैसे की ज़रूरत होती है. फिर उन्हें अगर काम पे लगाना है तो आपको फिर अपने प्रोडक्शन लाइन को भी इंक्रीज़ करना है, वहाँ भी फ़ंड की ज़रूरत होगी. तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ. या फिर कंपनी चाहती है कि वो अपना एक अलग सा दूसरा प्लांट ओपन करे, तो वहाँ पे भी उसे मशीनरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी. तो ये होता है प्रोजेक्ट जनरेशन. ये क्या होता है, प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर कंपनी को बड़ा बनाने के लिए, उसमें और प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते रहती हैं. और कंपनीज हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहती है कि कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया है. तो यहाँ फर्स्ट केस आया कि फर्स्ट सिचुएशन आता है जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट. जहाँ प्रोजेक्ट का जनरेशन होगा वहीं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मशीन हमें न्यू लेनी है, अगर हमने ऐसा सोचा, बस ये क्या हुआ, प्रोजेक्ट जनरेशन हो गया है कि हमें मशीन लेनी है. तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट वहीं से होता है, प्रोजेक्ट जनरेशन से. ठीक है, सेकंड आता है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेंगे तो क्या इवैल्यूएट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है.
मतलब कितने पैसा मेरा कंपनी से जा रहा है, जैसे मान लें हमें मशीन खरीदनी है तो कितना पैसा हमारा गया मशीन खरीदने में, और कितना पैसा हमें उम्मीद है कि हमें रिटर्न में मिलेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो। ठीक है, ये एस्टिमेट हो रहा है, अभी हमारे पास कुछ आया नहीं है, ना ही हमने पैसा अभी खर्च किया है, बस हमें अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा कितना पैसा जाएगा और हमारे पास कितना पैसा आएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। देखिए कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो है, जब हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितने टाइम पीरियड में हमारा पैसा हमें रिकवर हो जाएगा, ये सारा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, टेक्निक है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। उसमें दो तरह के टेक्निक होते हैं, पहला है ट्रेडिशनल, ठीक है, दूसरा है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। तो ये जो दोनों टेक्निक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको समझेंगे भी और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन। हम प्रोजेक्ट को अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे कि कितना हमारे खर्च लगेगा, कितना हमें रिटर्न मिलेगा, क्या बेनिफिट है, या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ हम इस पार्ट में करते हैं। थर्ड आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। जब हमने इवैल्यूएट कर लिया है तो अब हमारे पास मान लीजिए 2-3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, हमने सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट कर लिया कि हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो जो सबसे बेस्ट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद लास्ट हमारा आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमारे पास प्रोजेक्ट था ABC, उसमें से हमने B प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हमने B प्रोजेक्ट सेलेक्ट तो कर लिया, अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि हमने जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ताकि हम जब इन्वेस्ट करें तो हम जो हमने जो एस्टिमेट रखा है और हमारा जो एक्चुअल हमें इनफ्लो हो रहा है कैश का, उसे हम ये कर सके, कंपेयर कर सके कि क्या हमें जो हमने एस्टिमेट किया था वो हमें मिल रहा है या नहीं, और हम फॉलोअप उसे करते रहेंगे। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट का जनरेट होने से और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट होने पे ख़त्म होता है। ये होता है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। होप सो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फर्स्ट हमारा 2 तरह का टेक्निक है, ट्रेडिशनल एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, तो ट्रेडिशनल जो है वो उसमें है पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसे हम शॉर्ट में ARR बोलेंगे, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी है, जो कि आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। आप बुक्स में बहुत कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन ये भी एक नया है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो आज की क्लास के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी, टेक्निक्स को एक्सप्लेन करूंगी इन सबको, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी यानी क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।